हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक है। आज का टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम। और टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम वीके चौधरी है। आई डिड बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड एमबीए फ्रॉम एक्सएलआई जमशेदपुर। आई एम इन दिस फील्ड सिंस 15 to 16 years almost. I have started my teaching career in 2005 as a full time. Okay. I completed my MBA 2004. उसके बाद मैं बहुत सारी जगहों पे काम किया। टीचिंग करियर में मैंने फिटजी से स्टार्ट किया। ओके, फिटजी दिल्ली कालूसरे सेंटर। आई वाज फैकल्टी ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशन यू कैन से इन इंडिया लास्ट 15 to 16 years। मैंने आकाश में काम किया, फिटजी से करियर स्टार्ट किया। फिर चैतन्य IIT अकेडमी विशाखापट्टनम में काम किया, नारायणा विजयवाड़ा में काम किया, नारायणा हैदराबाद में काम किया। चैतन्य विशाखापट्टनम मैंने 2 साल काम किया एंड आई वाज द यंगेस्ट HOD ऑफ चैतन्य विशाखापट्टनम जोन। उसके बाद मैंने नारायणा विजयवाड़ा में काम किया एंड देन आई गॉट ट्रांसफर्ड टू नारायणा हैदराबाद। नारायण हैदराबाद में कुछ दिन हमने दिलसुख नगर में काम किया और उसके बाद सेंट्रल ऑफिस बसीरबाग सेंटर। तो मैंने अपने पिछले 16 साल के टीचिंग करियर में, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था। टीचिंग करियर में बहुत सारे बच्चों को देखा, बहुत सारे बच्चे IIT और AIEEE में, उस टाइम में AIEEE भी हुआ करती थी, तो बहुत सारे बच्चे हमारे IIT और AIEEE में क्वालिफाई करके कुछ स्टडी कर रहे हैं, कुछ जॉब में आ गए हैं। तो हमने देखा कि जहाँ मैंने काम किया है, बच्चों में एक परसेप्शन सा होता है कि ये जो आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक है, ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री का। लेकिन मेरी मानिए कि ये बहुत ही इजी चैप्टर और लॉजिकल चैप्टर है, वास्ट नहीं है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, केमिस्ट्री में लोगों की ये परसेप्शन होती है कि बहुत सारी चीज रखने पड़ जाते हैं, एक ट्रेंड चल रहा है और फिर दूसरा वहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाते हैं, लॉट ऑफ ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। सो दिस इज नथिंग, इट इज सिस्टमैटिक स्टडी। आपको क्या चाहिए? सिस्टमैटिक स्टडी चाहिए और क्लैरिटी चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ। क्योंकि मेरा मानना है कि कोई एक्सेप्शनल बिहेवियर नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस नहीं होता, क्योंकि हर एक्सेप्शनल बिहेवियर और एक्सेप्शनल केस के साथ कुछ ना कुछ रीजन होते हैं। आपको रीजन जानना होता है, तो आप अगर रीजन जानते हैं तो वहां पे कोई एक्सेप्शन आपको नहीं मिलता है, वरना आप ये बोल के निकल जाते हैं कि एक्सेप्शन है, आगे बढ़ो। तो ऐसे में अगर एक्सेप्शन है, आगे बढ़ो, तो आपको रटना पड़ जाता है। और अगर केमिस्ट्री आप सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हो, राइट, तो आपको रटने की दरकार कहीं भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक तीनों ट्रैक पढ़ाता हूं विद इक्वल रेट। तो अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं, तो उसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बच्चों को परेशान करता है। लेकिन आप यकीन मानिए कि कोई भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम नहीं होती है, और जिस प्रॉब्लम में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, सभी को वैसे ही प्रॉब्लम होता है। जो प्रॉब्लम आपको लगता है कि लेंदी है, वो सबके लिए लेंदी है। ठीक है ना? आपको सोचना क्या है कि जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में के अंदर ही उसके सॉल्यूशन छुपे होते हैं। तो आपको प्रॉब्लम को ठीक से प्रोसेस करना होता है उसका सॉल्यूशंस बनाने के लिए। बहुत सारे बच्चों को तो प्रॉब्लम क्या है पता ही नहीं होता है। तो सिंपली क्या करते हैं कि जो प्रॉब्लम है उसको रीडिंग मारते हैं, और रीडिंग मारने के बाद उसमें अपने अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं, है ना? क्वेश्चंस को ही ट्रांसलेट करते रहते हैं अपने अपने लैंग्वेज में। रादर क्वेश्चंस क्या है एग्जैक्टली, वो क्वेश्चंस देखिए क्या है। सबसे पहले करने का तरीका है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दिए हैं, इंफॉर्मेशन आप नोट डाउन कर दो। नोट डाउन करने के बाद, और उस इंफॉर्मेशन से आप क्या कर सकते हो, क्या मालूम है, उस इंफॉर्मेशन से क्या निकाल सकते हो। जो निकाल सकते हो निकाल दो, जो आप निकाल सकते हो आप निकाल दो। इंफॉर्मेशन से आपने प्रोसेस किया, कुछ रिजल्ट आपको आए उस इंफॉर्मेशन से। अब उसके बाद आप क्वेश्चंस देखिए कि एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा था, और जो आपने निकाला है उस इंफॉर्मेशन से वो क्या है। इन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं है, उन दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, आपको प्रॉब्लम बन जाएगा। चाहे दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप प्रॉब्लम को इस तरह से बना सकते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाने के प्रॉब्लम सॉल्विंग राइट एटीट्यूड होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एप्टीट्यूड भी होनी चाहिए। ठीक है।
तो आप देखते हैं चलते हैं ये आयनिक इक्विलिब्रियम के बारे में। लोगों का तो ये मानना है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मेरी मानिए आयनिक इक्विलिब्रियम बहुत ही इजी और लॉजिकल चैप्टर है और आपको बहुत मजा आने वाला है इस आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक में, अगर आप सिस्टमेटिकली ध्यान से देखते हो तो। ठीक है, अगर आप क्लास मिस नहीं करते हो तो। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, pH कैलकुलेशंस। आयनिक इक्विलिब्रियम इज ऑल अबाउट रिलेटेड टू द pH कैलकुलेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो pH कैलकुलेशन में आप डिफरेंट फार्मूला बोलते हो, सर इतने फार्मूला हम कैसे याद रखेंगे? अरे भाई याद तो करना ही नहीं है। सबसे पहला चीज कि आप केमिस्ट्री अगर पढ़ रहे हो तो आपको याद तो करना ही नहीं है, मेमोराइज ही नहीं करना है, चाहे वो इनऑर्गेनिक भी क्यों ना हो, मेमोराइज नहीं करनी है। हर जगह पे लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, आप लॉजिक और कॉन्सेप्ट यूज कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। जहां पर आपको रटना ही पड़ता है वहां पे ट्रिक्स हैं रटने के लिए, रटिए मत, ट्रिक्स से उसको सॉल्व कीजिए। जैसे मैंने आपको एक ट्रिक्स बताया था कि जितने एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं, एम्फोटेरिक एलिमेंट्स को इतने सारे हैं, उसके रिएक्शंस याद रखना मतलब परेशान करता है, रिएक्शंस, उसके ऑक्साइड के रिएक्शंस परेशान करता है आपको, उसके हाइड्रोक्साइड के रिएक्शंस परेशान करता है आपको, इनऑर्गेनिक में बताया। तो आपको क्या बताया, एक फ्रेजेस बताया, इतने सारे एम्फोटेरिक एलिमेंट है, कैसे याद रखेंगे? तो उसको याद रखने के लिए तरीका होता है कि तेरे सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, तेरे सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह बोल दिया एक सेंटेंस और आपके जितने एम्फोटेरिक एलिमेंट है सबके प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गए। उसके ऑक्साइड के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, हाइड्रोक्साइड के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड अगर आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर का है तो वो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, बेसिक बिहेवियर का है तो वो एसिड से रिएक्ट करेगा, एसिड बिहेवियर का है तो वो बेस से रिएक्ट करेगा, तो मेनी ब्ला ब्ला एंड सो ऑन। तो ये सारे ट्रिक्स एंड टेक्निक्स पर बेस्ड होते हैं और आप इंटरेस्ट लेंगे, आप मजा लेंगे सब्जेक्ट में तो आपको मजा आएगा और आप एक बोझ की तरह, एक बर्डन की तरह, एक कि भाई ये हमें करना है, दिस इज कंपल्सन कि हमें करना ही पड़ेगा तो हम कर रहे हैं, किसी तरह से निकाल दो। ऐसा करने से कभी भी आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आएगी। तो हम चलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो बिगनिंग से हमें क्या करना है, नीचे से लेकर के ऊपर तक ले जाना है और सारी चीजों को वन बाय वन क्लियर कर देंगे। कैसे करेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम नाम से क्लियर है, इक्विलिब्रियम ऐसा जो आयोन्स के बीच में होता हो, इक्विलिब्रियम ऐसा जहां पर आयोन्स होते हो और आयोन्स और उसके पैरेंटल स्पीसीज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करती हो। इक्विलिब्रियम क्या होता है ये तो आपने पहले ही पढ़ चुका है केमिकल इक्विलिब्रियम में। तो अब अगर मान लो एक स्पीसीज हम लेते हैं AB, ये AB अगर इसमें आयोन्स हैं या ये आयोन्स दे सकते हैं, तो इनके जो आयोन्स होंगे वो क्या होंगे, इनके आयोन्स A+ B- नेचर के होंगे। अगर ये आयोन्स दे सकते हैं तो सॉल्यूशन इनकी कंडक्टिंग सॉल्यूशन हो, क्योंकि अगर आप ऐसे सॉल्यूशन जिसमें आयोन्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करो तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है। तो इस पर्टिकुलर सब्सटेंस जो आयोन्स देता है, जिसमें आयोन्स होते हैं, उसको हम क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हम पास कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, अब ये क्या है, अगर ये इसमें आयोन्स ना हो, ये आयोन्स ना दे तो अपन क्या बोलेंगे, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। तो जो सॉल्यूशन में अगर डिसॉल्व कर रहे हैं और सॉल्यूशन बना रहे हैं तो वो क्या हो गए, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। जैसे हमारा ग्लूकोज है, ठीक है ना, आप ग्लूकोज वाटर में ग्लूकोज डिसॉल्व करते हो और पी जाते हो तो उसमें आयोन्स नहीं होते हैं। ठीक है ना, ग्लूकोज नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। स्टार्च अगर डिसॉल्व करेंगे नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशंस हैं, लेकिन जो कंडक्टिंग सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जरूर आयोन्स होगा, क्योंकि यही आयोन्स है जो इलेक्ट्रिक करंट कैरी करता है। ठीक है, तो अब आयोनिक इक्विलिब्रियम कहने का मतलब है कि इनके आयोन्स का उनके पैरेंटल स्पीसीज के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाना, दैट इज ओनली आयनिक इक्विलिब्रियम। सो उनके पैरेंटल स्पीसीज के साथ इनके आयोन्स का इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो जाना, और जब इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होएगा तो ना इसके कंसंट्रेशन जीरो होंगे, ना इसके जीरो होंगे, ना इसके जीरो होंगे। अगर जीरो हो जाए तो ऐसे, अगर AB है ही नहीं तो आपके पास सिर्फ A+ और B- है, तो सॉल्यूशन में केवल आयोन्स ही आयोन्स हैं, तो वहां पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं होएगा। तो इक्विलिब्रियम के लिए जरूरी है कि आपके जो AB हैं, जो पर्टिकुलर स्पीसीज हैं, उनकी कंसंट्रेशन नॉन जीरो होनी चाहिए और जो आयोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन भी नॉन जीरो होनी चाहिए। तो जब नॉन जीरो कंसंट्रेशन होएगा तो इसका मतलब है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली 100% तो कभी नहीं होगी, 1 से कम होगी।
तो ठीक है, तो सम एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस के बाद ही तब उसके बाद क्या हो रहा है, AB की कंसंट्रेशन ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज हो रही है, A प्लस और B माइनस की कंसंट्रेशन ना इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही है, और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन 1 से कम है, तब हम बोलेंगे कि उस पर्टिकुलर स्पीशीज में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गई, और ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, आयनिक इक्विलिब्रियम। ऑलराइट, सो आयनिक इक्विलिब्रियम की हम शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक टर्म से जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सच टाइप ऑफ स्पीशीज। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इस बोर्ड को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, बोलेंगे सच स्पीशीज which are made up of ions, which are made up of ions or can form or generate, can produce, can form ions when added in solution, when added in solution। जब इसको आप सॉल्यूशन में ऐड करोगे तो वो आयंस बनना चाहिए, तो when added in solution they will form corresponding ions, then such species are called as electrolytes। तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे इनकी सॉल्यूशन कैसी होगी, कंडक्टिंग सॉल्यूशन होगी। तो आप सॉल्यूशन को भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, एक है कंडक्टिंग सॉल्यूशन और दूसरा है नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन। एक को आप कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलेंगे, दूसरे को नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, कंडक्टिंग सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट्स की सॉल्यूशन होगी, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की होगी। अब इस इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर मैं देखूं तो इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिफरेंट बेसिस पे। तो अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ये इलेक्ट्रोलाइट्स कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा स्पीशीज जो जिसमें आयंस होंगे या आयंस बना सकते होंगे, दैट इज नथिंग इट इज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करने के लिए हम लोग दो डिफरेंट बेसिस यूज करते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, on the basis of nature of electrolytes। इलेक्ट्रोलाइट्स के नेचर के अकॉर्डिंग हम अगर इलेक्ट्रोलाइट्स को क्लासिफाई करें, सो इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट इज कॉल्ड एज ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, एक को क्या बोलेंगे, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरा क्या है, अनदर इज दैट इज पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। So one is true electrolytes and other is potential electrolytes. Then let us talk about, इससे बात करते हैं हम लोग true electrolytes के बारे में। आपको पता है किसी को कि true electrolytes क्या होता है? अगर हाँ तो ठीक है, ना तो भी ठीक है। क्योंकि देखो अगर ना तो अपन तो बेवकूफ तो है नहीं, अपन इसके बारे में जानते हैं भाई। देखो नाम से क्लियर है, ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो ट्रू है, ट्रूली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स। सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होना चाहिए, उसमें आयंस होना चाहिए या आयंस बनाना चाहिए उसको सॉल्यूशन में ऐड करने से। तो अगर ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स है तो हम क्या बोलेंगे कि अपन कंफर्म हो गए, सॉल्यूशन से पहले भी अपन कंफर्म हो गए कि वो इलेक्ट्रोलाइट्स ही है। कैसे कंफर्म हो गए, मतलब कि उसमें आयंस ही है, पहले से ही आयंस है। अरे भाई जो पहले से टूटा हुआ उसको और कोई क्या तोड़ेगा, उसको तो तोड़ नहीं सकते जो पहले से टूटा हुआ है। So they are truly electrolytes. What does it mean? I got the answer. What? So true electrolytes means electrolytes ऐसा electrolytes जो आयन से बना होता है, जिसमें ऑलरेडी आयंस होती है, हो गए हमारे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स। और जब इतना बात बोलते हैं हम लोग अपने माइंड के अंदर कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स में ट्रूली दे आर इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाट डज इट मीन, दे आर मेड अप ऑफ आयंस। कंफर्म हो गए पहले ही। अपन HCl के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो इलेक्ट्रोलाइट होगा नहीं होगा, कब तक, जब तक कि हम उसको सॉल्यूशन में ना डालें। अगर कंफर्मेशन करनी है तो उसको हमने ले गया सॉल्यूशन में डाल दिया और सॉल्यूशन में चेक किया, अगर वो H3O+ बनाता है तो इलेक्ट्रोलाइट्स है, और नहीं बनाता है इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं है। लेकिन ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जिसके बारे में हम पहले से कंफर्म है कि भाई देखो अगर ये है तो ये क्या है, ट्रूली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। तो ऐसे स्पीशीज में क्या होना चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होना चाहिए, पहले से आयंस होने चाहिए। तो बोलेंगे such type of electrolytes, इसमें कुछ पॉइंट वाइज हम लिख लेंगे कि such type of electrolytes which are made up of electrolytes
which are made up of ions, which are made up of ions are called as true electrolytes. Such type of electrolytes which are made up of ions are called as true electrolytes. मतलब they are composed of ions itself, they are made up of ions. सेकेंड पॉइंट इसके बारे में हम लिखेंगे, जब ये आयन से मिलकर बना होता है तो ऐसे स्पीशीज को क्या बोलेंगे? आयनिक स्पीशीज. सो दे आर आयनिक स्पीशीज, दे आर आयनिक स्पीशीज. ये स्पीशीज कैसा होगा? आयनिक स्पीशीज होगा, क्योंकि उसमें ऑलरेडी आयन्स होते हैं. दे आर आयनिक स्पीशीज. अब अगर आयोनिक स्पीशीज है, ऑलरेडी आयन्स हैं, तो कोई क्या तोड़ेगा? वो तो आयन्स ही है. अगर मान लो सोडियम क्लोराइड की बात कर लें, तो सोडियम क्लोराइड में ऑलरेडी Na+Cl- है. सोडियम और क्लोरीन के बीच में तो कोई बॉन्ड तो है नहीं, वहां तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अपोजिट चार्ज के बीच. एंड दैट इज व्हाई अपोजिटली चार्ज्ड आयन्स आर प्रेजेंट एट देयर लैटिस स्ट्रक्चर, एट देयर ओन लैटिस पॉइंट. सो उसमें तो ऑलरेडी आयन्स हैं, तो उसको और क्या कोई तोड़ेगा? आप क्या कर सकते हैं? जब उसको अपन सॉल्यूशन में ऐड करें तो उनके आयन्स सेपरेट होते हैं. तो आप आयन्स बनते नहीं है, आयन्स उनके सेपरेट होते हैं. और आयन्स का सेपरेट होना, दैट इज द फिनोमेनन व्हिच इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. सो ऐसे प्रोसेस में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या दिखाएगा? डिसोसिएशन. सो सच इलेक्ट्रोलाइट्स undergo dissociation, undergo dissociation. ये क्या दिखाएंगे? Dissociation दिखाएगा. So dissociation. Such electrolytes undergo dissociation. What does it mean? That is separation of ions, separation of corresponding ions, separation of corresponding ions. That is called as dissociation. तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे? डिसोसिएशन ही होगा. इनमें डिसोसिएशन होगा. मतलब क्या? डिसोसिएशन का मतलब है सेपरेशन इनटू देयर करस्पॉन्डिंग आयन्स. ऑलराइट, दे आर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स. अब जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम जानते हैं उनमें आयन्स होता है, वो आयनिक स्पीशीज है. और आयनिक स्पीशीज है तो सॉलिड स्टेट में वो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकता है, लेकिन मॉल्टन स्टेट में और सॉल्यूशन स्टेट में दोनों में इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है. सो दे conduct electricity, they conduct electricity in both molten as well as in solid state, molten as well as in solid state, both molten as well as in solid state. But they can't conduct electricity in molten as well as in solution state. Molten as well as in solution state. They can't conduct electricity in solid state. So they can't conduct electricity in solid state. They can't conduct electricity in solid state. Solid state में उनके बीच में electricity conduct नहीं होती है. Alright. So they can't conduct electricity in solid state, but they can conduct electricity in both molten as well as in solution state. So they can conduct electricity in molten as well as in solution state. You can write complete solution state. Understood? ऐसे electrolytes जो molten और solution state में conduct करेंगे, solid state में conduct नहीं करेंगे, ion से मिलकर बने होंगे, वो ionic species होंगे. ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या बोलेंगे? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स. अब अगर एग्जांपल की बात करें तो मेनी एग्जांपल्स वी नो अबाउट दिस आयनिक स्पीशीज. जैसे मान लो कि हमारे पास है अमोनियम क्लोराइड, आयनिक स्पीशीज है, तो दे कैन कंडक्ट. बेरियम सल्फेट, आयनिक स्पीशीज है. ऑलराइट, आयनिक इलेक्ट्रोलाइट्स, दे आर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स. सो अमोनियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, NaCl, many blah blah blah. We can write sodium sulfate, Na2SO4, and simply we should write etc. End of thinking capacity. So ammonium chloride, barium sulfate, sodium chloride, sodium sulfate, etc. ये सारे क्या हैं? ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज उनमें आयन होते हैं. जैसे मान लो अपन बात करते हैं अमोनियम क्लोराइड की. अमोनियम क्लोराइड में दो रेडिकल है, अमोनियम आयन, क्लोराइड आयंस. ठीक है, ये ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में है. तो जो ऑलरेडी आयंस के फॉर्म में उसको कोई क्या तोड़ेगा? जो ऑलरेडी पहले से टूटा हुआ है उसको आप कितना तोड़ोगे भाई? कितना तोड़ोगे? तोड़ ही नहीं सकते, वो तो टूटा हुआ है.
फिर क्या करोगे आप? टूटे हुए को तोड़ोगे? तो सिमिलरली बेरियम सल्फेट अगर है तो आप क्या करोगे? बेरियम आयन सल्फेट आयन है तो आप कैसे तोड़ोगे? आप उसको टूटा हुआ है, आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं? इनके आयंस के बीच में जो अट्रैक्शन है उनको आप अट्रैक्शन को नलिफाई करेंगे और ये इन आयंस को सेपरेट करेंगे. So there must be separation of ions. In separation of ions takes place, that is a process which is called as dissociation. So true electrolytes undergo dissociation. True electrolytes undergo dissociation. I hope you understood about this true electrolytes. True electrolytes के बारे में आपको I hope कि समझ में आया हो. Next है हमारा potential electrolytes. Next की बात करें हम लोग potential electrolytes. अब ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सेकंड इज पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स. पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें पोटेंशियल है, टैलेंट है, एबिलिटी है, टेंडेंसी है. अरे इस बंदे में पोटेंशियल तो है, उसको प्रोसेस करना होगा. ठीक है ना? तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स का नहीं मालूम था मुझे. पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है आपको नहीं मालूम था. पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट क्या है? अरे भगवान ने इंटेलिजेंट दिया है, उसको हम यूज करेंगे. तो पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें टैलेंट तो है. क्या करने का है यहाँ पे? टैलेंट तो ही डांस दिखाने का है. यहाँ पे टैलेंट क्या करना है? तो टैलेंट दिखाना है उसको. किस चीज का? तो आयंस में बन सकता है कि नहीं. अगर वो आयंस बन सकता है तो पोटेंशियल है, और आयंस नहीं बन सकता है तो पोटेंशियल नहीं है. That is what? That is ऐसा electrolyte which can produce ions when added in solution. So such electrolytes which can produce ions when added in solution. Which can produce ions when added in solution, they are called as पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स. तो जब ये आयंस मतलब ये आयंस के अंदर ही सॉल्यूशन के अंदर ही आयंस में टूटेगा, सॉल्यूशन के बाहर आयंस में नहीं टूटेगा. तो मतलब सॉल्यूशन के बाहर ये आयनिक नहीं है, सॉल्यूशन में ये आयंस प्रोड्यूस करता है. तो व्हाट डज इट मीन? ऑब्वियसली दे आर नॉट आयनिक. ऑलराइट, दे आर नॉट आयनिक. दे आर व्हाट? दे आर पोलर molecules, polar covalently bonded molecules. Polar covalently bonded molecules. They are polar covalently bonded molecules. और जब polar covalently bonded molecules हैं तो obviously वो polarize हो सकते हैं, टूट सकते हैं, ionize हो सकते हैं, break हो सकते हैं. Alright, so what does it mean? They are polar covalently bonded molecules. और ऐसे molecules को जब आप solution में डालते हो और तब वो आयंस बनाता है, तो ऐसा मॉलिक्यूल्स आयन बनाने वाला होता है, आयन जनरेट करने वाला होता है, आयन प्रोड्यूस करने वाला होता है. और ऐसा फिनोमेनन जहां पे आयन प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन. आयोनाइजेशन क्या हो गई? तो सच इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगो ionization. Such electrolytes undergo ionization. What does it mean? That is generation of ions or production of ions when added in solution. Generation of ions when added in solution. That is called as ionization. So the process ionization is production of ions. Dissociation is separation of ions. These two are different phenomena. This is associated with polar covalently bonded molecule. This is the phenomenon of ionic species, ionic bonded molecules. All right. So next is they can conduct electricity. Only in solution state. Because only in solution state they can produce ions. So only in solution state, neither in molten state nor in solid state. Neither in molten state and nor in solution state. Neither in molten state nor in
सॉलिड स्टेट, नॉर इन सॉलिड स्टेट, ना ये सॉल्यूशन स्टेट, ना ये मोल्टन स्टेट में और ना ही सॉलिड स्टेट में ये कंडक्ट कर सकता है। रादर ये केवल कंडक्ट करेगा कहाँ, सॉल्यूशन स्टेट में, क्योंकि सॉल्यूशन स्टेट में ही इसके पास आयंस होंगे, सॉल्यूशन नहीं है इनके पास आयंस नहीं होंगे। ऑलराइट, सो केवल सॉल्यूशन स्टेट में ही इनकी कंडक्शन हो सकती है। सो दिस इज अबाउट एग्जांपल। कुछ लिख लें हम लोग एग्जांपल के बारे में। मेनी एग्जांपल्स वी नो। आप देखते हो एसिटिक एसिड CH3COH, तो जो एसिटिक एसिड CH3COH है, ऑलराइट, तो क्या होएगा, तो इसको अगर आप सॉल्यूशन में डालेंगे तब जाके ये आयंस में कन्वर्ट होगा। अगर आपने वाटर लिया है तो यहाँ पर H3O+ लिखी जाएगी। बाद में मैं बताऊंगा कि फ्री H+ डज नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन। सो सिमिलरली अगर आपने HCl लिया है और इसमें हम देखें HCl को हमने पानी में डाला, ये H3O+ प्लस Cl- में कन्वर्ट होएगा। अब मैं स्ट्रॉन्ग वीक एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, वेदर इक्विलिब्रियम होगा नहीं होगा इसके बारे में अपन बात नहीं करते। HCl को हम समझते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड में इक्विलिब्रियम नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग एक ही सिंबल से दिखाते हैं H3O+ और सिंगल हेडेड एरो becoming H3O+ and Cl-, so HCl will become like this. Many other examples, like say there is ammonia in aqueous solution, ammonia liquid added in water, what it forms ammonium hydroxide NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करेगा, अमोनियम आयन बनाएगा प्लस OH- आयन बनाएगा। तो ये अमोनिया सॉल्यूशन मतलब एक्वस सॉल्यूशन मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड मतलब अमोनियम आयन एंड OH- आयन से ये ब्रेक हो गए, मतलब अमोनिया सॉल्यूशन के अंदर क्या बनाया, अमोनियम आयंस एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और इसलिए ये कंडक्टिंग सॉल्यूशन है। और ऐसे सॉल्यूशंस, ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या बोलेंगे हम लोग, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। आई होप आपको समझ में आया ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है और दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो इट वाज द फर्स्ट बेसिस ऑफ ऑलराइट क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट वाज फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। इट वाज व्हाट, इट वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। आगे की बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ dissociation or ionization. Next is on the basis of extent of dissociation or ionization. Extent of dissociation or ionization. So second is on the basis of extent of dissociation or ionization. Extent of dissociation or ionization. Okay, so extent of dissociation or ionization की बात करें, ये electrolytes दो तरह के, one is called as strong electrolytes, everyone knows this, strong electrolytes. Other is called as weak electrolytes, other को क्या बोलते हैं, weak electrolytes। ठीक है, strong electrolytes as well as weak electrolytes। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो नाम से क्लियर है, अगर मैं सिंपली बोलूं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट्स जो स्ट्रॉन्ग होता है। इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग करने का मतलब ऑलरेडी कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। सो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें हम लोग, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स यूजुअली ऐसा बोला जाता है कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज हो जाए, 100% डिसोसिएट हो जाए, तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, so such electrolytes which dissociated or ionized into 100% alright ions, such electrolytes which dissociated or ionized into 100% extent, ionized to 100% extent, इसको ऐसे लिखेंगे, ionized to 100% extent, is called as strong electrolytes। ionized or dissociated to 100%, what does it mean? अगर मान लो बेटा आपने यहाँ पे NaCl लिया, तो NaCl आपने, आपके पास ट्रू इलेक्ट्रोलाइट है और इसको आपने सॉल्यूशन में डाला,
तो ये कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है Na+ एंड Cl- में। सो NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, कंप्लीटली आयनाइज हो गए। जब कंप्लीटली आयनाइज हो गए तो यार आपको पहले ही बताया आयन के इक्विलिब्रियम तो होंगे नहीं, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मान लो अपन ने 0.1 मोलर कंसंट्रेशन की सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया और ये इनिशियली आयन 0 लिखा, और जब ये डिसोसिएट हो गए सॉल्यूशंस में तो ये वाली वैल्यू क्या हो गई, 0, और ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 मोलर, ये वाली वैल्यू कितनी हो गई, 0.1 मोलर। तो क्या मतलब कि अगर ऐसा है तो ये NaCl कंप्लीटली सॉल्यूशन में क्या हो गए, आयनाइज हो गए। जब कंप्लीटली सॉल्यूशन में आयनाइज हो गए मतलब सेपरेट हो गए, आयनाइज नहीं हो गए, सेपरेट हो गए, डिसोसिएट हो गए। देखो हमारा बोलचाल का मिस्टेक्स कुछ रिकमेंडेड मिस्टेक होते हैं, जैसे क्या हाल चाल, खाना पीना, है ना। तो ये जो कुछ ऐसे हैं जो हमारे को बोलचाल मिस्टेक्स में रिकमेंडेड मिस्टेक्स हैं। तो डिसोसिएशन को आयनाइजेशन बोल देते हैं, आयनाइजेशन को डिसोसिएशन बोल देते हैं। बोलने में कोई तकलीफ किसी को नहीं है, सिर्फ आप ध्यान रखिए डिसोसिएशन इज फॉर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स, आयनाइजेशन इज फॉर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अब यहाँ पर देखेंगे NaCl हमने लिखा 0.1 मोलर, और ये स्टार्टिंग में कुछ नहीं था जब वो सॉल्यूशन स्टेट में नहीं थे, और जब हमने सॉल्यूशन स्टेट में बनाया तो ये पूरे 0 हो गए, और ये 0.1 मोलर, ये 0.1 मोलर, इसकी जितनी कंसंट्रेशन थी इसकी भी उतनी कंसंट्रेशन, इसकी भी उतनी कंसंट्रेशन होगी। क्या मतलब, ये अगर 0 हो गया तो अब क्या इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, क्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके कोई भी अनडिसोसिएटेड स्पीशीज तो है नहीं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम हो सकता है, यहाँ पर कोई अनडिसोसिएटेड स्पीशीज होने की नहीं होने की वजह से हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिमिलरली अगर मान लो अपन HCl लेते हैं, एक एग्जांपल मान लो HCl लेते हैं। HCl की हमने कंसंट्रेशन 0.1 मोलर रखा इनिशियली। अब अपन इसको वाटर में ऐड करते हैं। इनिशियली इसके पास H+ मतलब H3O+ प्लस Cl- हम लोग लिखते हैं। H3O+ और Cl- ये स्टार्टिंग में 0 था, जब टाइम 0 था और हमने सॉल्यूशन में ऐड नहीं किया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, जब सॉल्यूशन में हमने ऐड कर दिया तो HCl कंप्लीटली आयनाइज हो गया और ये घट के 0 हो गए। अगर ये घट के 0 हो गए तो ये वाले बने कितना, 0.1 मोलर, और ये बना कितना, 0.1 मोलर। तो अगेन हम बोलेंगे कि ये क्या है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स हैं जो आयनाइज हो रही है, ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स थे जो डिसोसिएट हो रहे थे। यहाँ पे 100% डिसोसिएशन हुआ और यहाँ पर 100% आयनाइजेशन हो गई। तो ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयनाइज कर जाएं और 100% डिसोसिएट कर जाएं, कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज कर जाएं, तो ऐसे पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स को आप क्या बोलोगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे इसको, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखो अपन अगर ऐसे बोलें कि अदर देन दिस, अगर हम ज्यादा रिफाइंड वे में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें, ये तो हो गई जनरल से एक परसेप्शन जो लोगों के बीच होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो कंप्लीटली डिसोसिएट और आयनाइज कर जाए, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो पार्शियल डिसोसिएट और पार्शियल आयनाइज करे, उसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। अब अगर अपन यहाँ पर इसको ज्यादा रिफाइंड वे में बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में बोल सकते हैं कि ऐसा पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट्स जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। So, in other words, that is, these electrolytes or such electrolytes which forms highly conducting, लगेगा आपको कि लेटर्स ओवरलैप हो रहे हैं, तो forms highly conducting solution, highly conducting solutions are called as, क्या, strong electrolytes। क्या बोलोगे आप, strong electrolytes। Such electrolytes which forms highly conducting solution are called as strong electrolytes। ये electrolytes highly conducting solution बनाएगा। क्या मतलब, NaCl को अगर हम पानी में डालें और पानी में ये हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएगा, तो NaCl क्या है, पानी में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह काम करेगा। लेकिन अगर NaCl को मैं पेट्रोल में डाल दूं, बेंजीन में डाल दूं, केरोसिन में डाल दूं, तो क्या ये हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो जब ये हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन वहां पर नहीं बनाएगा तो अपन क्या बोलेगा कि ये कंडक्टिंग ही सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, वो तो डिसोसिएट ही नहीं होएगा। NaCl तो हम क्या बोलेंगे, NaCl उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में क्या है, नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएगा। नॉन कंडक्टिंग जो सॉल्यूशन की स्टेट होगी, नेचर होगी, वो नॉन कंडक्टिंग नेचर होगी।
अगर किसी NaCl को पानी में डालें और NaCl को अल्कोहल में डालें तो दोनों में इनकी आयनेशन अलग अलग होगी। तो एक में हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन अगर बना है पानी में तो अल्कोहल में लेस कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनेगा। तो सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता हो एक्वस सॉल्यूशन में, उसको अपन क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, मेनी एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखते हैं हम लोग एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, सबसे ये एग्जांपल्स। सो अपन के पास मालूम है HClO4 अगर है, HClO4 है, H2SO4 है, HNO3 है, HCl है, HI है, ऑलराइट, एटसेट्रा एटसेट्रा। कुछ एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर, ठीक है, strong acids are strong electrolytes. They are strong electrolytes. Strong acid जितने भी हैं वो क्या हैं? Strong electrolytes हैं। Similarly जो strong base nature के होते हैं like sodium hydroxide, potassium hydroxide, rubidium hydroxide, cesium hydroxide, barium hydroxide, etc. etc. These are, ये कॉमन से हाइड्रोक्साइड हम यूज करते हैं और बेस की तरह, एंड दे आर व्हाट? स्ट्रॉन्ग बेसिस। सो स्ट्रॉन्ग बेसिस आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलराइट, यूजुअली हम बोल सकते हैं कि यूजुअली क्या होता है? इनऑर्गेनिक एसिड्स और इनऑर्गेनिक बेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, यूजुअली इट हैपेंस, ये कोई जरूरी नहीं है। सिमिलरली हम बोलते हैं ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स आर, ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स आर, ऑल सॉल्ट्स आर, राइट। ऑलमोस्ट की जगह पे आप जनरल सेंटेंस यूज कीजिए, जनरली ऑल सॉल्ट्स आर strong electrolytes. All salts are strong electrolytes. जितने भी salts होते हैं सारे strong electrolytes होते हैं, except a few. Alright, except few. अब बोलेंगे सर अभी आपने बताया कि exception तो कुछ नहीं होते हैं, फिर except few क्या? Except few मतलब क्या? देखो, ऐसे salt, दो तरह के हम salt को हम यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे salt जिनमें लैटिस एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो या फिर पोलराइजेशन ज्यादा हो। तो हाई लैटिस एंथैल्पी अगर हो, हाई लैटिस एंथैल्पी हो तो उनकी डिसोसिएशन बहुत मुश्किल होगी। हाई लैटिस एंथैल्पी हो तो उनके डिसोसिएशन मुश्किल होगी। और आप पानी में ऐड कर रहे हो, एक्वा सॉल्यूशन बना रहे हो, और वहां पर चेक करो कि whether it is highly conducting or less conducting. If it is highly conducting, there will be strong electrolyte. If it is less conducting, there will be weak electrolyte. तो हाईली कंडक्टिंग होना चाहिए कब? जब उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए आयंस की। तो आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा होने से हम उसको बोलेंगे हाई कंडक्टिंग है। ऑलराइट, अगर कंसंट्रेशन कम है तो हम बोलेंगे लेस कंडक्टिंग है। अब कंसंट्रेशन कम और ज्यादा ये कैसे? बहुत सारे अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो आपको हमने केमिकल बॉन्डिंग में बड़े डिटेल में बताया कि आपको कौन सा हाइड्रोजन एंथैल्पी, सॉल्युबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी? हाइड्रोजन एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगी, लैटिस एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड करेगी, और अल्टीमेटली हम गिब्स एनर्जी वैल्यू चेक करेंगे। और अगर लॉजिकली हमें थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करनी है तो वहां पर हमने कैसे कैलकुलेट किया आपको बताया कि लैटिस एनर्जी की वैल्यू और हाइड्रोजन एंथैल्पी की वैल्यू कंपेयर करना है, किसमें ज्यादा किसमें कम, ऑलराइट, एंड सो ऑन। नेक्स्ट है दूसरी कि हाई पोलराइजेशन। अगर सॉल्ट में हाई पोलराइजेशन हो जाए, हाई पोलराइजेशन, तो पोलराइजेशन भी अगर ज्यादा हो जाए तो कोवैलेंट के कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। तो कोवैलेंट के कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे मतलब उसमें जो बॉन्ड है वो ज्यादा कोवैलेंट नेचर का दिखने लगेगा और लेस आयनिक होगा। तो उस केस में क्या होंगे? आयंस के नंबर कम बनेंगे, कंसंट्रेशन कम होंगे। सो ऐसे सॉल्ट जिसमें हाई लैटिस एनर्जी और हाई पोलराइजेशन हो गए, ऐसे सॉल्ट क्या होंगे? such type of salts are weak electrolytes। ऐसे सॉल्ट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। अदरवाइज जितने भी सॉल्ट्स लोगे आप, सारे सॉल्ट, ऑलमोस्ट ऑल सॉल्ट्स, जितने भी सॉल्ट्स हैं, बिकॉज वी नो दैट सॉल्ट्स आर मेड अप ऑफ रेडिकल्स। सॉल्ट्स क्या है? ये एसिड और बेस के कॉम्बिनेशन से नहीं है, ये एसिडिक और बेसिक रेडिकल के कॉम्बिनेशन से
जो एक पर्टिकुलर स्पीसीज और एंटाइटी बनती है उसी को हम सॉल्ट बोलते हैं। सॉल्ट कोई मॉलिक्यूल नहीं है, ये एक जनरल फार्मूला है, एक जनरल फार्मूला है एक स्पीसीज का, एक एंटाइटी का, जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होते हैं। तो अपन जानते हैं कि पहले से उसमें एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल्स है, इसलिए उसको अपन सॉल्ट बोलते हैं। सोडियम एसिटेट में सॉल्ट है, क्यों सॉल्ट है? एसिटिक एसिड वो एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वो बेस है, लेकिन सोडियम एसिटेट वो सॉल्ट है। क्यों सॉल्ट है? क्योंकि उसमें एसिटेट आयंस हैं और सोडियम आयंस हैं, पहले से हमें पता है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, क्यों? क्योंकि अमोनियम आयंस हैं, क्लोराइड आयंस हैं। अमोनियम आयन अमोनियम रेडिकल, क्लोराइड आयन क्लोराइड रेडिकल। सो हमेशा सॉल्ट्स में दो अलग अलग अपोजिटली चार्ज रेडिकल्स मिलकर के उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है और जो स्पीसीज बनता है उसी को अपन सॉल्ट बोलते हैं, जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल्स होंगे। तो अब जो सॉल्ट है अगर उसमें लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो जाए या हाई पोलराइजेशन वैल्यू हो जाए, तो पोलराइजेशन वैल्यू ज्यादा हो जाए तो वहां पे जो ओवरलैप पहले क्या थे? अट्रैक्शंस थे। अब अट्रैक्शंस ऐसे हो गए कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो अगर ओवरलैपिंग टेंडेंसी डेवलप हो जाए तो पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज्यादा होगी तो उसमें मोर कोवेलेंट कैरेक्टर एंड लेस आयनिक कैरेक्टर डेवलप रहेगा। तो मोर कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब कि लेस नंबर ऑफ आयंस, एंड मोर आयनिक कैरेक्टर का मतलब मोर नंबर ऑफ आयंस। तो वहां पे लेस नंबर ऑफ आयंस होंगे और आयंस का नंबर कम होगा तो उसकी कंसंट्रेशन भी सॉल्यूशन के अंदर कम होगी, और ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स, ऐसे सॉल्ट क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो जाएंगे। ऐसे सॉल्ट क्या होंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अंडरस्टूड? क्लियर है? सो ये क्या थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स को बोल सकते हैं इसका उल्टा। अगर अपन को वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? मान लो यहाँ पे अपन ने क्या किया? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करें। चलो इसको रब कर देता हूं और फिर हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात करते हैं। जो अपन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बात कर रहे थे, अब उसको हम उल्टा ले जाएंगे। और सेकंड है हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ये क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जो लेस कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाता हो, लेस एक्सटेंट ऑफ आयनाइज और डिसोसिएट करता हो, उसको अपन क्या बोलेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। सो पॉइंट वाइज अगर लिखें, सो लेस एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, extent of ionization or dissociation, less extent of ionization or dissociation, that is nothing, it is weak electrolyte. मतलब they forms less conducting solution, they forms less conducting solution। ये क्या करेंगे? less conducting solution बनाएगा। they forms less conducting solution। अब less conducting solution बना रहा है मतलब less number of ions हैं। Alright, they forms less conducting solution. Alright, if they forms less conducting solution, they exist an equilibrium, alright, in there with their ions. So these electrolytes, or they exist at equilibrium in solution. Alright, जहां पे क्या हो रही है? उसकी एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, जिसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का नाम देते हैं, that is always less than 1। इनके लिए डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is always less than 1। इनकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन is always less than 1, less than 1, always less than 1। So they exist at equilibrium in solution, the degree of ionization or degree of dissociation is always less than 1। देखो एग्जांपल्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इनऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो वीक एसिड हैं। तो जो जितने वीक एसिड हैं, so weak acids are weak electrolytes। Weak acids are weak electrolytes। Weak acids are weak electrolytes। Similarly, weak bases, weak acids में क्या क्या लिख सकते हैं आप? HCN जो कि weak acid है। Generally, inorganic acids are regarded as strong acid, except some of the acids which ionizes less, like HCN, which is a weak acid, and many other acids are there, like HF, which is a weak acid, HF, which is a weak acid. Okay. Next we'll discuss about
CH3CH ऑर्गेनिक एसिड, वीक एसिड, एटसेट्रा एटसेट्रा वी कैन से। बहुत सारे ऐसे एसिड हैं जिसकी एसिडिक कैरेक्टर कम होती है, तो ऑर्गेनिक एसिड्स यूजुअली आर वीकर एसिड्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं वीक बेस। वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। कितने वीक बेसिस हैं वो क्या हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑलराइट, वीक बेसिस आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अमोनिया इज अ वीक बेस, like for example ammonia is a weak base and they are weak electrolytes। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं हम लोग, so they are weak electrolytes। Similarly magnesium hydroxide, they are weak electrolytes। Alright, beryllium hydroxide, magnesium hydroxide, they are weak electrolytes। And simply we can say etc etc, or organic bases are weak electrolytes। Organic bases are usually weak electrolytes, Okay, so these are, and some of the salts we have discussed over here, they are also weak electrolytes। So these are the classification of electrolytes into strong and weak and true and potentials। Okay, next part हम लोग चलते हैं इस आयनिक इक्विलिब्रियम में। I hope up to this classification में किसी को कोई तकल्लुफ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, that is डिसोसिएशन और आयनाइजेशन। तो अब मान लो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड की बात करें, तो डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की बात, डिसोसिएशन ऑफ वीक एसिड और वीक बेस की बात करते हैं। मान लो अपन के पास Ha एक एसिड है और ये डिसोसिएट किया H प्लस प्लस A माइनस। अगर हमने वाटर लेकर रखा है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? H3O प्लस, नो प्रॉब्लम। तो ये अपन के पास वीक एसिड है और ये उसकी कॉन्जुगेट बेस है, जिसको हम सॉल्ट आयन ऑफ एसिड बोल सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज नथिंग, इट इज कॉन्जुगेट बेस और सॉल्ट आयन ऑफ एसिड, सॉल्ट आयन ऑफ वीक एसिड। ठीक है ना, सॉल्ट आयन ऑफ वीक एसिड। अब इस केस में अगर अपन K इक्विलिब्रियम लिखें, दैट इज A फॉर एसिड, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर लिखते हैं तो लिखेंगे मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O प्लस इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखी जाएगी? इस तरह से लिखी जाएगी। अब मान लेते हैं कि जब टाइम 0 था, कंसंट्रेशन ऑफ HA हमने लिया है और HA की कंसंट्रेशन हमने ले लिया लेट्स से C। जब ये H3O प्लस एंड A माइनस हमारे पास 0 0 थे, जब हमारे को इक्विलिब्रियम में अप्रोच किया तो इक्विलिब्रियम में ये कुछ एक्सटेंट तक डिसोसिएट हुए और लेट्स से उसको हम एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन और एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन, यहाँ पर आयनाइज हो रही है क्योंकि हमने कोवेलेंट लिया है, ये पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स है, तो अपन बोलते हैं कि अगर इसकी एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन अल्फा ले लिया जाए for 1 mole, so for C mole it is C alpha, so this will be formed as C alpha, this will be left out as C minus C alpha, that is C into 1 minus alpha। तो अपन K की वैल्यू को पुट करें यहाँ पर, अगर K is equals to लिखें, this is equals to C alpha into C alpha divided by C into 1 minus alpha। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत सारे हमें इजी कैलकुलेशंस के लिए, अगर मैं देखूं तो इजी कैलकुलेशंस के लिए बहुत सारी चीजों पर हमें इग्नोर करनी चाहिए, बहुत सारी वैल्यू हमें इग्नोर करनी पड़ती है। अगर मैं उन वैल्यू को इग्नोर ना करूं और एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की कोशिश करूं तो वहां पे हमारे को बहुत ही लेंथी चीजें आ जाती हैं। तो हमें बहुत सारी चीजें हमें नेग्लेक्ट करके यहाँ पे चलनी होती है इजी कैलकुलेशन, फॉर द सेक ऑफ इजी कैलकुलेशन। आपकी मर्जी, अगर आप चाहो तो लेंथी कैलकुलेशन कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड बिकॉज द रिजल्ट व्हिच आर कमिंग बाय दैट एंड दिस इज देयर इज लेस negligible difference। So अब देखते हैं, अगर मैं K is equals to C alpha into C alpha by C into 1 minus alpha करूं और ये बोलूं अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। What does it mean? That is number of molecules dissociated divided by total number of molecules taken, number of molecules ionized divided by total number of molecules taken। Okay, so C alpha by C into 1 minus alpha। अब सोचते हैं, मान लेते हैं कि हम अल्फा बहुत ही लेस है क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं, तो अल्फा अगर बहुत कम हो, बहुत लेस एक्सटेंट का आयनाइजेशन हो, तो उस केस में अपन क्या बोलेंगे? इफ अल्फा इज वेरी स्मॉल,
वेरी स्मॉल, अगर अपन अल्फा बहुत ही स्मॉल ले लें, दैट इज व्हाट लेस देन इक्वल्स टू 5%. अगर अल्फा बहुत ही स्मॉल ले लें, लेस देन इक्वल्स टू 5%, देन 1 माइनस अल्फा टेंड्स टू 1. तब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी. कैसे देखो, अगर मान लो हमारे पास 5% है, अल्फा की वैल्यू 5% है, मान लेते हैं अगर अल्फा की वैल्यू 5% है, तो अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी होगी? 1 माइनस 0.05 इज ऑलमोस्ट 99 पॉइंट समथिंग, so that is equals to 1. So 1 minus alpha tends to 1 itself. Alright, so now what does it mean? Therefore 1 minus alpha tends to 1. So we have ignored. So k वैल्यू हमारे पास कितना हो गया? c alpha square by c और c कैंसिल हो गए, तो c alpha square by 1 minus alpha, and 1 minus alpha is taken as 1. Understood? So therefore alpha is calculated. Alpha is equals to, alpha को कितना लिखेंगे? Square root of k divided by c. C stands for concentration, और concentration, since concentration is inversely proportional to volume, so therefore this can be written as square root of Ka into V. Square root of K into V, because concentration is inversely proportional to volume. So because concentration is inversely proportional to volume, so alpha is equals to square root of K into V, or square root of K by C. That is alpha degree of dissociation is inversely proportional to square root of their concentration, directly proportional to square root of their volume. Alright, okay, so note कर लीजिए इतना तक. फिर लिखते हैं हम लोग factors affecting degree of ionization or degree of dissociation. Degree of ionization or degree of dissociation. So factors affecting degree of ionization or degree of dissociation. अब हम लोग some factor पर चेक करेंगे कि कौन कौन से factor पे degree of ionization और degree of dissociation depend करता है. Degree of ionization और degree of dissociation depend करती है किस factor पे depend करती है, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे चेक करें. So लिखेंगे factors influencing degree of dissociation. Factors influencing alpha, that is degree of dissociation. और यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ और थोड़े बहुत आर्हेनियस की थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन. हम लोग फर्स्ट बात करते हैं. फर्स्ट इज व्हाट इट डिपेंड्स अपॉन. तो फर्स्ट फैक्टर इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. ऑब्वियसली किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, वेदर इट इज स्ट्रॉन्ग और वेदर इट इज वीक. कैसे? For strong electrolyte, alpha is very high. Alpha is too large. Alpha is too large. Tends to 1. Tends to 1. मतलब 100%. So for strong electrolyte, alpha is too large. Tends to 1. ठीक है? लेकिन but for weak electrolytes, alpha is what? Alpha is always less than 1. For weak electrolytes, alpha is always less than 1. Alpha की वैल्यू हमेशा less than 1 होगी अगर वो weak electrolytes. तो obviously ये तो डिपेंड करता है कि आपका electrolytes क्या लिए हो. यहाँ पर जो भी electrolytes लेते हैं उनके dissociation पे डिपेंड करती है. ठीक है? अगर मान लो हमने एसिटिक एसिड ले लिया और फॉर्मिक एसिड ले लिया, दो अलग-अलग को हम अलग-अलग बीकर में चेक कर रहे हैं किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है और किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट कम है. तो आप बताओ किसकी डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगी? फॉर्मिक एसिड की. तो रिलेटिवली फॉर्मिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा होगी. तो जब फॉर्मिक एसिड की डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा हो गई मतलब उसकी अल्फा वैल्यू ज्यादा होगी. तो अल्फा वैल्यू ऑफ फॉर्मिक एसिड इज ग्रेटर देन अल्फा वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड. सिंपल. तो अपन क्या करते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में अगर बात करें तो अल्फा टेंड्स टू 1. कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहे वो ट्रू नेचर का हो या पोटेंशियल नेचर का हो, है ना? ट्रू नेचर का हो या पोटेंशियल नेचर का हो. एक चीज और आप ध्यान रखेंगे कि जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स है वो कोई जरूरी नहीं है कि जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स है वो स्ट्रॉन्ग ही होने चाहिए. ठीक है ना? वो कोई जरूरी नहीं है कि ट्रू इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या पोटेंशियल वीक होना चाहिए और ट्रू स्ट्रॉन्ग होना चाहिए. ऐसा कोई जरूरी नहीं है. ठीक है ना? ओके. सो ये हो गई नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. दूसरी जिन बातों पे डिपेंड करती है, सेकंड फैक्टर इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट. सेकंड हम लोग देखें
नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ऑब्वियसली ये डिपेंड करता है आपने पानी लिया या अल्कोहल लिया, आपने उसे पानी पिलाया या अल्कोहल पिला दिया, ठीक है ना, पानी पिलाया है अल्कोहल पिला दिया, ये तो डिपेंड करता है। अगर आपने पानी पिलाया तो लगता है कि वाटर इज द बेस्ट ड्रिंक ऑफ दिस वर्ल्ड, फिर भी पता नहीं लोग पानी छोड़ के अल्कोहल क्यों पी लेते हैं। आपको खुशी हो, गम हो, समझ में नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, डिमोटिवेटेड हो, मोटिवेटेड हो, कुछ ऐसा है, ऑलराइट, सफोकेशन लग रही है, थोड़े पानी पी लो, थोड़े पानी पी लो, तो पानी, वाटर इज द बेस्ट ड्रिंक। ओके, सो व्हाट डज इट मीन? सॉल्वेंट हम कैसे लेते हैं? सॉल्वेंट अगर हमारा वाटर है तो वहां पे ज्यादा होगा, तो जिसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सॉल्वेंट की ज्यादा होगी उसमें अल्फा वैल्यू ज्यादा होगी। सो अल्फा इंक्रीजेस with increasing the dielectric constant value of solvent, ठीक है, अल्फा इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू विद सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू बढ़ाते जाएं तो उसकी पोलैरिटी नेचर सॉल्वेंट की बढ़ती जाएगी, वो ज्यादा पोलर नेचर का हो जाएगा, और ऐसे सॉल्वेंट में डिसोसिएशन ज्यादा एक्सटेंट की होगी देन द सॉल्वेंट व्हिच इज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे अभी बात किया हमने वाटर और अल्कोहल की, अगर किसी को अपन वाटर में ऐड करें तो उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी, अगर उसी चीज को अगर मैं अल्कोहल में ऐड करूं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम होगी। जैसे अगर मैं इथेनॉल और वाटर की बात करूं तो वाटर की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 81 होती है और इथेनॉल की अप्रोक्सीमेटली 30 के बराबर होती है। तो अब अगर मैं उसको वाटर में ऐड करता हूं तो ऑब्वियसली उसमें डिग्री ऑफ आयनेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होंगे और वो हाईली कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएंगे एज कंपेयर टू द सॉल्यूशन फॉर्म्ड इन अल्कोहल। अल्कोहल में वो लेस कंडक्टिंग सॉल्यूशन बनाएगा क्योंकि अल्कोहल में उसके डिग्री ऑफ आयनेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम मिलेगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, तो जैसे जैसे अपन टेम्परेचर बढ़ाएगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होंगे, डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो डिग्री ऑफ आयनेशन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऑब्वियसली जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो ट्रू इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनमें सेपरेशन बढ़ेगा आयंस का। अगर अपन टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करते हैं, तो उनमें आयन, उनके बीच जो उनकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, और जब तक वो एसोसिएटेड थे उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम थी। अब अपन हीट करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में हम एक्सटर्नल एनर्जी उसको सप्लाई करते हैं, तो अब क्या होगा, उनके बीच में सेपरेशन इंक्रीज होगी। सेपरेशन इंक्रीज होगी मतलब आयनेशन बढ़ेगा, ठीक है ना। दूसरे, अगर मैं हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हो, उनकी बॉन्ड भी ब्रेक होगी, तो बॉन्ड टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगी। बॉन्ड ब्रेक होगी मतलब उसमें डिग्री ऑफ आयनेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, alpha increases, all right, for both strong as well as weak electrolytes, और ये देखा गया है एक्सपेरिमेंट से कि अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से उनकी जो कंडक्टेंस वैल्यू होती है आयोन्स की, वो लगभग 2.1% से इंक्रीज होती है। अगर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करने से उनकी कंडक्टेंस वैल्यू, आयंस की मोबिलिटी, आयंस की कंडक्टेंस वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.6 to 1.8% तक राइज करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट से चेक करा गया है और ये चीज के बारे में हम आगे भी बात करेंगे आपसे। As the temperature increases, alpha increases for both strong as well as weak electrolytes. So alpha increase करेगा दोनों के लिए, दोनों केस में, strong as well as weak electrolytes के केस में, ठीक है। अब चलो हम आगे चलते हैं। फर्दर फोर्थ फैक्टर पे हम जाते हैं, अपन फोर्थ फैक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। एंड नेक्स्ट फोर्थ इज व्हाट? दैट इज डाइल्यूशन। फोर्थ इज व्हाट? डाइल्यूशन और सिंपली कंसंट्रेशन। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन। अब यहां पे आता है हमारे को कुछ थ्योरीज। तो डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन पे अल्फा कैसे डिपेंड करेगा। तो आपको बता दूं कि ये जो डिसोसिएशन और आयनेशन की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हमारे को स्टार्ट हुई थी ये कहानी आर्हेनियस थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन से,
जिसने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सब्सटेंस है तो वो कंटिन्यूअसली सॉल्यूशन के अंदर आयंस जनरेट करते हैं और उनके बीच में आयंस के बीच में और उन पर्टिकुलर स्पीशीज के बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, जिसको ऑसवाल्ड ने पॉइंट आउट किया। और ऑसवाल्ड ने बताया कि ये सही बात है, ये सही बात है, अच्छी बात है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसोसिएशन और आयनाइजेशन कुछ एक्सटेंट तक होंगे सॉल्यूशन के अंदर और उनके बीच में इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी उनके अनडिसोसिएटेड स्पीशीज के साथ, ठीक है। और फिर उसने पॉइंट आउट किया कि जब इसमें ऐसा इक्विलिब्रियम होगा तो इक्विलिब्रियम होने से हम वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और यही लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करने के बाद जब हमने अप्लाई किया तो हमें फार्मूला आया था, दैट इज C alpha square by 1 minus alpha, जो हमने लिखा यहाँ पर कि मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H3O plus into मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A minus डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HA। ये क्या थे कि और ये आर्हेनियस का एक थ्योरी था कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे तो वो डिसोसिएट करेगा सॉल्यूशन में कुछ एक्सटेंट तक और इस तरह से डिसोसिएट करेगा तो उनके बीच आयंस के बीच और उनके बीच एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगी, जिनको पॉइंट आउट किया किसने, तो पॉइंट आउट किया ऑसवाल्ड ने। और फिर बताया कि जब इक्विलिब्रियम उन दोनों के बीच में होगी ये तो सही बात है, और जब इक्विलिब्रियम होगी तो वहां पे लॉ ऑफ मास एक्शन उसके लिए अप्लाई किया जा सकता है। और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके उसने डिसोसिएशन कांस्टेंट उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का कैलकुलेट करा, तो ये देखा कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, C alpha square by 1 minus alpha। और जब अल्फा को इग्नोर किया तो अगर अल्फा की वैल्यू कम हो गई और अल्फा को वहां पे इग्नोर किया तो 1 minus अल्फा की वैल्यू 1 हो गई, तो k की वैल्यू C alpha square के बराबर हो गई और अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k by c that we have discussed over here, that was called as Oswald, right, Oswald law। अब अपने ऑसवाल्ड अपने डाइल्यूशन लॉ में क्या बोलता है, ऑसवाल्ड अपने डाइल्यूशन लॉ में ये भी बोलता है कि आपने अगर किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करना है तो अगर डाइल्यूट करते हैं तो ऑब्वियसली उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी और कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो उसकी अल्फा इंक्रीज होगी। सो एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, यहां पर हम लिखेंगे एज द डाइल्यूशन इंक्रीजेस, as the dilution increases their alpha, dilution अगर हम increase करें तो alpha increase करें। so as the dilution increases alpha increases, अगर किसी solution को हम dilute करें तो alpha increase करी जाएगी और यही alpha calculate किया गया था dilution को लेकर के उसकी equivalent conductance check करके। alpha is calculated, ये तो फर्स्ट था कि as the dilution increases alpha increases मतलब concentration decreases। alpha is calculated as alpha is equals to equivalent or molar conductance or ionic conductance, molar conductance at certain concentration, molar conductance at certain concentration divided by molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution, molar conductance at infinite dilution। ओके, यहां से हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। सो इसको अपन लिख सकते हैं मोलर कंडक्टेंस को लैम्डा मोलर, लैम्डा से सिंबल से नोटेट करते हैं। सो लैम्डा मोलर एट सर्टेन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, लैम्डा मोलर एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्या मतलब है कि अगर किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें और लेट्स से उसकी सर्टेन कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर अभी कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर के लिए मान लेते हैं उसकी अल्फा वैल्यू है 0.05% है, मान लेते हैं उसकी अल्फा वैल्यू है 5%, 0.05। अब अगर उसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन को अपन डाइल्यूट करें तो अगर हम उसको डाइल्यूट कर दें और सो दैट कि अब उसकी कंसंट्रेशन 0.001 हो जाए, तो जब 0.001 हो जाएगी उसकी डाइल्यूट करने से कंसंट्रेशन, तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी 5% से समथिंग मोर, ठीक है ना। क्या हो रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में जब अपन डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट करने से आयनाइजेशन बढ़ता है, आयनाइजेशन भी बढ़ता है, आयनिक सेपरेशन भी बढ़ता है। अब अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में भी अब वहां पे आयनाइजेशन तो नहीं बढ़ेगा, वहां पे सेपरेशन ऑफ आयंस की बढ़ेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से 100% आयनाइज हो जाते हैं और जब एक कम कंसंट्रेशन में अगर आयंस लिया जाए तो आयनिक क्राउड ज्यादा होएगा,
लेकिन अगर कंसंट्रेशन कम कर दी जाए और वॉल्यूम बढ़ा दी जाए, डाइल्यूट कर दी जाए सॉल्यूशन को, तो वहां पे कंसंट्रेशन ऑफ आयंस कम हो जाएंगे, क्योंकि सेपरेशन ऑफ आयंस ज्यादा होएगा। जब कंसंट्रेशन कम होएगा, सेपरेशन ऑफ आयंस ज्यादा होगा, तो मोबिलिटी बढ़ेगा, और मोबिलिटी बढ़ेगा तो हम क्या बोल सकते हैं, उसकी अल्फा भी बढ़ जाएगी। तो इसका क्या मतलब, यही तो फेल्यूर था। ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ ने बोला कि अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय चेकिंग देयर डाइल्यूशन, क्योंकि अगर हम डाइल्यूट बढ़ाते जाएं, डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, तो अल्फा इंक्रीज करती जाएगी, और उस चीज को लॉ ऑफ मास सेक्शन को पुट करके उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। लेकिन बाद में देखा कि कुछ ये जो ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ है वो मतलब फेल होते हैं, कहीं ना कहीं वो परफेक्ट लॉ हमारे को नहीं मिलते हैं। जैसे हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में आपने बोल दिया अल्फा इज 1, जबकि ये कंसंट्रेशन चेंज होने से अल्फा उसकी भी चेंज होगी, क्योंकि उसकी इक्विलिब्रियम कंडक्टेंस चेंज हो रही है। ठीक है, सो ये सारे केसेस वहां पर ऑब्जर्व करने पड़ते हैं हमारे को। सो अल्फा हमने कैलकुलेट किया, मोलर कंडक्टेंस एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन, एंड अल्फा इज इक्वल्स टू लैम्डा मोलर एट C बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिटी। जब इसको अपन ने लॉ ऑफ मास सेक्शन लेकर के डिसोसिएशन कांस्टेंट पे यूज किया, जो हमारे पास था C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। अगर मैं यहाँ पे पुट करूं इसको, तो ये वैल्यू कितनी होगी, C into अल्फा। अल्फा इज व्हाट, लैम्डा मोलर एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन और इसकी होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्डा मोलर एट सर्टेन कंसंट्रेशन बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन। ठीक है, इसको आप सिंपलीफाई करके लिख लेंगे, दिस इज K is equals to C into lambda molar at certain concentration divided by lambda molar at infinite dilution divided by lambda molar। तो देखो आप ये divided by lambda molar at infinite dilution और इसके होल स्क्वायर आपने लिखा है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपने सिंपलीफाई किया lambda molar at infinite dilution minus lambda molar at certain concentration divided by lambda molar at infinite dilution। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ पे स्क्वायर कर दूं और यहाँ के स्क्वायर को यहाँ कर दूं, तो ये वाली और ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ये आपको क्या आने वाला बेटा, दिस इज इक्वल्स टू C into लैम्डा मोलर राइट एट सर्टेन कंसंट्रेशन का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन इनटू लैम्डा मोलर एट इनफिनिट डाइल्यूशन माइनस लैम्डा मोलर एट सर्टेन। So this value is Ka। तो जब हमने उसी डाइल्यूशन को यूज किया ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ में, ऑसवर्ड डाइल्यूशन लॉ अपने लॉ में बोलता था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में लॉ ऑफ मास एक्शन राइट अप्लाई करी जा सकती है, और लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करके जब हमने उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिसाइड किया, तो हमने चेक किया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka वो अल्फा स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अल्फा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ K बाई C लिखते हैं। क्या मतलब है कि अल्फा उस डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्वायर रूट ऑफ K के ऊपर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है ना। फिर अब उस जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, तो अब इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, स्ट्रॉन्ग और वीक। अब स्ट्रॉन्ग और वीक में डाइल्यूशन का अगर हम इफेक्ट चेक करें, तो डाइल्यूशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे अल्फा क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। ये इंक्रीमेंट जो अल्फा होती है, ये हम कैसे मेजर करते हैं, उसकी कंडक्टेंस वैल्यू को मेजर करके हम अल्फा कैलकुलेट करते हैं। और ये कितना होता है, तो मोलर कंडक्टेंस एट ए सर्टेन कंसंट्रेशन बाय मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सो अल्फा इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। जब अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें, तो डाइल्यूट करने से अल्फा क्यों उसकी इंक्रीज होगी, क्योंकि उनके आयनाइजेशन बढ़ेंगे और साथ साथ आयनिक सेपरेशन भी बढ़ेगा, आयनाइजेशन नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ेगा और आयंस के बीच में डिस्टेंस भी बढ़ेगा अगर हम डाइल्यूट करते जाएं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में, इसलिए उसकी अल्फा वहां पे इंक्रीज होती है। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में तो आयोनिक ऑलरेडी आयनिक कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो जब हम डाइल्यूट करते हैं तो आयंस के बीच में सेपरेशन बढ़ता है, आयन का क्राउड घटता है और सेपरेशन बढ़ने से मोबिलिटी बढ़ती है, इसलिए उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी और कंडक्टेंस बढ़ेगी मतलब अल्फा बढ़ेगा। समझ में आया? ओके, सो ठीक है, दिस वाज अबाउट फैक्टर्स अपॉन विच डिग्री ऑफ डिसोसिएशन डिपेंड्स।
degree of dissociation depends upon nature of electrolytes, nature of solvent, temperature and dilution. Dilution increase करेंगे, अल्फा increase होगा और अल्फा increase होगा, ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरह से कैलकुलेट कर पाएंगे. फाइनली हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर एसिड इज कितना आएगा? अगर हम इस अल्फा को कंडक्टेंस की टर्म में यूज करें तो C into molar concentration at certain concentration square divided by molar concentration at infinite dilution into molar concentration at infinite dilution minus molar concentration at certain equivalent and molar conductance at certain concentration. So this is about the factors upon which alpha depends. तो next class में अपन डिस्कस करेंगे, alright, limitations of Ostwald dilution law and then after the common ion effect and pH calculations. Okay, तो आज की कहानी इतना ही. Thank you very much. Thank you. I hope all of you have enjoyed. Thank you.